हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है और इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी शुरू की है और उसका हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं और इस चैप्टर नंबर 2 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में मतलब कि क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति कैसे कैसे उभरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का जो हमारा हेडिंग है वो है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन का अर्थ ये कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो कितने हिस्सों में बटा। विस्थापन का मतलब कि जब जब देश विभाजित हुआ, जब दो भागों में बटा, तो उस बटने से विस्थापन की क्या स्थिति रही होगी उसके बारे में बात करेंगे। और पुनर्वास का मतलब कि जो लोग विस्थापित होकर भारत में आए और जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए उनको कहाँ, कैसे, किस तरीके से बसाया गया, इसके बारे में हम इस अध्याय में, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा गया। बोल रहा है कि जो हमारा देश था वो जो इस पर ब्रिटिश इंडिया ने मतलब ब्रिटिशों ने कब्ज़ा कर रखा था, ब्रिटिश इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा था, उसको जब आज़ाद किया अंग्रेज़ों ने तो उसको दो भागों में बांट दिया। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। और ऐसा विभाजन के कारण हुआ। भारत और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बेसिकली बांटा गया था। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। बोल रहा है कि जो हमारा देश था ब्रिटिश इंडिया, उसमें दो पार्टियां बहुत मुख्य रूप से मतलब थी। एक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो था वो बेसिकली मुस्लिम के हितों के लिए बात करता था और भारतीय कांग्रेस पार्टी जो थी वो बेसिकली मतलब कि सारे लोगों के लिए बात करती थी। वो किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करती थी। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मुस्लिम लीग था तो वो मुसलमान के हितों के लिए बात करता था, तो वो कहता था कि जो भारत है वो किसी एक धर्म का नहीं है, ये दो धर्म को मानने वाले लोगों का है। एक है मुस्लिम और एक है हिंदू। और वो ये भी कहता था कि भाई ये जब दो कौमों को मानने वाला देश है तो हमको हमारे धर्म के लिए, हमारे लोगों के लिए हमको अलग राष्ट्र चाहिए। हमको मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए और जिसका नाम वो पाकिस्तान के रूप में उभर कर आया। तो इस सिद्धांत को, इस प्रक्रिया को द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। मतलब कि जो कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस पार्टी थी, उसने कभी द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना ही नहीं। वो कहती थी कि हम सारे एक हैं, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, हमें भारत को नहीं तोड़ना चाहिए। वो मतलब एक नेशन को मानती थी कि भैया हमारे अंदर कितनी भी विविधता हो लेकिन फिर भी हमें एक हो करके रहना चाहिए। लेकिन ऐसा मुस्लिम लीग नहीं समझती थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि जब यहाँ पे दो धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो यहाँ पे दो राष्ट्र भी होना चाहिए। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। बोल रहा है कि जब 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव आए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। यानी कि बोल रहा है कि शुरू से ही जो मुस्लिम लीग था और जो कांग्रेस पार्टी थी, उन दोनों के बीच में शुरू से ही मतलब क्या बोलते हैं कि एक तरह का कंपटीशन रहा कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं तो हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, दोनों के अपने स्वार्थ थे, अपने मतलब थे। और इस स्थिति में क्या होता था कि जो मतलब मुस्लिम लीग थी, उसने धर्म के नाम पे राजनीति करना शुरू कर दिया कि मतलब धर्म के नाम पे उसने राजनीति की और उसको लोगों के मन में ये भावना भरी कि भाई हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं और हम मुसलमानों के हित के लिए एक अलग राष्ट्र का मतलब निर्माण चाहते हैं। और इस मतलब एजेंडे को वो लोगों के मन में, मस्तिष्क में भरने में भी कामयाब रही। आगे कह रहा है विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। मतलब ये आसान नहीं था कि आप जिसको अब तक एक राष्ट्र मानते आए हैं, एक देश मानते आए हैं, एक नाम से संबोधित करते आए हैं, एक नाम से पुकारते आए हैं, अब उसको कुछ कारणों से, कुछ लोगों के अपने स्वार्थ के कारण उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा और उसके दो नाम होंगे भारत और पाकिस्तान। तो ये लोगों के लिए जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, उसको चाहते थे कि हमारा एक देश रहे, उनके लिए ये आसान नहीं था विभाजन। उनके लिए ये विभाजन बहुत कठिनकारी था। यह विभाजन तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। यानी कि जहाँ मतलब धार्मिक बहुसंख्यक का मतलब कि जिस स्थान पर ज़्यादा, जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उसके आधार पर वो क्षेत्र उनका हो जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यानी कि मैंने अभी बताया कि जिस क्षेत्र पे जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे वो उनका क्षेत्र कहलाएगा। यदि मुसलमान हैं तो वो पाकिस्तान में चला जाएगा क्षेत्र, और बाकी जो बच जाएंगे क्षेत्र वो भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। इस लाइन को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, कह रहा है कि हमने धर्म के आधार पे तो विभाजन स्वीकार कर लिया कि जहाँ पे जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे, हम वो क्षेत्र उस धर्म के देश को दे देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पे सिर्फ मुसलमान हो या जहाँ पे सिर्फ हिंदू और सिख हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। मतलब कि सिर्फ दो ही ऐसे इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक में थे, बहुत ज़्यादा थे। एक था पश्चिमी हिस्सा और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, और बीच में भारत का एक बहुत बड़ा और बहुत विस्तार भरा क्षेत्र पड़ता था। तो इसलिए पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो दो भागों में हुआ। एक पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया और एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। आगे कह रहा है, दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी हो, ऐसा भी नहीं था। बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, जिस इलाके में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए रेडी हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ऐसे थे
जो मुसलमान तो थे, धार्मिक रूप से वो मुसलमान थे, लेकिन वो भारत में रहना चाह रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। बोल रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो पश्चिमोत्तर सीमांत के मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सीमांत थे, ठीक है। उनको वो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। वो साफ इसके खिलाफ थे कि भाई वो मुसलमान होते हुए खुद इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत होना ही नहीं चाहिए। हम अपने देश का, हम अपने राष्ट्र का दो को विभाजन क्यों करें, हम अपने देश को दो हिस्सों में क्यों बांटें। तो ये इस सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में थे कि हम नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान में, हम भारत में पैदा हुए हैं और हम भारत में ही रहेंगे और अपने भारत को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। बोल रहा है कि उनके इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया गया कि भाई जो पश्चिमोत्तर सीमांत था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया और उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। आगे कह रहा है, आप ये नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार, बहुत पूछता है, इम्पोर्टेंट नाम है। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल बंटवारा का विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। बोल रहा है कि ऐसे बहुत से इलाके थे जहाँ पे गैर मुस्लिम आबादी रहती थी और गैर मुस्लिम आबादी रहते हुए भी उस इलाके को जब धार्मिक रूप से बांटा गया तो उनको ये पता ही नहीं था कि हमको जाना कहाँ है, हमको पाकिस्तान में जाना है या फिर हमको भारत में रहना है, ये उनको बताया ही नहीं गया था। तो जब 14-15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ मध्यरात्रि यानी कि रात के 12 बजे, तो लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहा कि भाई हम किधर जाएं, हम भारत का हिस्सा हैं या पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस कन्फ्यूज़न के कारण एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसी धार्मिक कट्टरता निकल करके आई कि लोगों का मानना था कि अगर ये हमारे धर्म का मानने वाला नहीं है तो इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको जान से मार दिया जाता था। यदि मुस्लिम है तो हिंदू मार दिया करते थे, यदि हिंदू है तो मुस्लिम मार दिया करते थे। जिस इलाके में जिसकी बहुलता थी वो कि अपना धार्मिक कट्टरता को साबित करने के लिए लोगों की हत्या कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा शिकार जो हुआ वो पंजाब और बंगाल हुआ। आगे कह रहा है इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। बोल रहा है कि जो सीमा वाले क्षेत्र थे वहाँ पे अल्पसंख्यक बहुत भारी मात्रा में थे। यदि अगर बात की जाए पाकिस्तान वाले क्षेत्र की तो उनके जो सीमा क्षेत्र था वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हिंदू और सिख रह रहे थे। जो पंजाब वाला एरिया था वहाँ बहुत भारी मात्रा में रह रहे थे और जो बंगाल वाला एरिया था
वहाँ भी बहुत भारी मात्रा में अल्पसंख्यक बसे हुए थे। ये सब लोग एक तरह से शासन में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए, यानी कि हम अपने, ये हमारा घर तो है लेकिन ये हमारा नहीं है। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। मतलब कि जैसे ही ये घोषणा हुई कि अब भारत 2 हिस्सों में बटेगा, उनको त्रासदी का सामना करना पड़ा। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। मतलब ये कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि ये जो विभाजन का जो ये बात है, ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी, इतनी बड़ी कठिनाई बन जाएगी कि लोगों को अपना जान भी गंवाना पड़ सकता है या पड़ेगा। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी, यानी कि कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करें। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्द ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। मतलब कि हमारे जो राजनेता थे, उनको ऐसा लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, मतलब हिंसा, मारपीट, और फिर बाद में ये हिंसा अस्थायी है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। मतलब उनके पास अब एक यही ऑप्शन रह गया था अल्पसंख्यकों के पास कि भाई, यदि हमें अपनी जान बचानी है तो हमें अपने घर को, अपनी ज़मीन को छोड़ करके अब जाना होगा। और ऐसा करने के लिए कभी कभी उनके साथ होता था कि भाई उनको बहुत कम समय मिलता था कि भैया हमें अपना घर, ज़मीन छोड़ करके जाना है, वरना हम अपने जान से भी हाथ धो बैठेंगे। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से यह एक था। बोल रहा है कि मतलब ये जो 1947 का जो त्रासदी हुआ, जो विभाजन हुआ, उसका जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मानव इतिहास में में आया, तब लेकर अब तक का सबसे त्रासदी भरा विस्थापन रहा है। और ये विस्थापन इस तरीके से था कि मतलब इसमें कोई नियोजन नहीं था, कोई इसमें पहले से प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस अचानक से हो गया। अनियोजित था, आकस्मिक था, और मतलब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे, बस मानवता नहीं, बस बर्बरता चल रही थी। तो ये इतिहास का सबसे ज़्यादा त्रासदी भरा विस्थापन था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। बोल रहा है कि जो लाहौर था, अमृतसर था और कलकत्ता था, ये जो शहर थे, ये 3 शहर, सांप्रदायिक का मतलब होता है मतलब कि जो धर्म के आधार पे जो कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो धर्म के आधार पर बर्बरता की जाती है, लड़ाई की जाती है, मतलब आंदोलन, हत्याएं की जाती हैं, उसको हम सांप्रदायिक हिंसा बोल सकते हैं, सांप्रदायिक अखाड़ा बोल सकते हैं। आगे कह रहा है, जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। बोल रहा है कि जिस क्षेत्र में जिस धर्म की बहुलता होती थी, उस क्षेत्र में दूसरे धर्म को मानने वाले लोग नहीं जाते थे। यदि जाते थे तो या तो मतलब अपने जान से हाथ धो बैठते थे, या फिर उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, उनके साथ अभद्रता की जाती थी। आगे कह रहा है, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों से
भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। बोल रहा है कि भारी संख्या में लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए न चाहते हुए भी वो अपने घर बार को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। आगे कह रहे हैं, और उनके साथ ऐसा नहीं है कि बहुत शांतिपूर्वक वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो उनका जो जीवन यापन था, जो वो अपना जीवन जीते आ रहे थे, ठीक वैसा ही जीवन यापन वो जब विस्थापित होकर जा रहे थे तो वहाँ पे जी रहे थे। ऐसा नहीं है, वहाँ उनको अपना घर छोड़ करके गए तो वहाँ पे सरकार द्वारा शिविर लगाए गए थे। तो शिविर लगाए गए थे तो वो उन शिविर में रहते थे, जाने महीनों सालों तक उन्होंने एक टेंट में, एक कह सकते हैं कि कपड़े के मकान में, मतलब कि आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी उस तरीके से जहाँ लोग टेंट लगा के रहते हैं, आज भी आप देख सकते हैं रोड किनारे, हाईवेज के किनारे, उस तरीके से लोग रहते थे वहाँ पे। और कह रहे हैं, कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। बोल रहा है कि ना चाहते हुए भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ये तय कर दिया था कि भैया आपको ये इलाका छोड़ करके जाना होगा। और ऐसा वो दूरी, ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई, या फिर कह सकते हैं ऐसा नहीं है उनको उनके लिए कोई गाड़ी कराई गई कि भाई आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाइए। नहीं, वो अपनी जान बचा करके उनको कई बार पैदल ही चल करके ये दूरी तय करनी होती थी। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगाव करने वाले का धर्म भी अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बोल रहा है कि जब विस्थापन हो रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जा रहे थे, तब भारी संख्या में औरतों को किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था और मतलब उनके साथ जबरन शादी की जाती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और साथ में उनका ये मतलब कहना भी था कि आप जिससे शादी कर रही हैं, जिस मेल से आप शादी कर रही हैं, जो उसका धर्म है, उस धर्म को भी आपको अपनाना होगा। तो कई लोग क्या करते थे कि घर की इज्जत, कुल की इज्जत के नाम पर महिलाओं की हत्या कर देते थे, उनको जान से मार देते थे कि ना रहेगी, ना इसको कोई अगवा करेगा और ना ही हमारी इज्जत जाएगी। ये तो शुरू से महिलाओं के साथ होता आया है। आगे कह रहा है, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। यानी कि किसी तरीके से अगर वो मतलब बचा के किसी तरीके से सीमा पार कर भी गए तो उनको ये नज़र आया कि भाई उनको रहने के लिए तो घर ही नहीं है, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो जाए कहाँ। तो आगे कह रहा है, इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। मतलब कि जो लोग विस्थापित होकर गए, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि भाई आप सालों तक, महीनों तक आप किसी शरणार्थी शिविर में, किसी टेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके रहने के लिए घर तक नहीं है। आगे कह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते थे। बोल रहा है कि जो ये बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे लेखक, कवि
फिल्म मेकर्स निकल कर के आए और उन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा, अपने उपन्यास के द्वारा, अपने लघु कथा के द्वारा, अपने फिल्मों के द्वारा ये जो त्रासदी थी, ये जो बर्बरता हुई मानवता के साथ, इसको ज़ाहिर करने का, इसको व्यक्त करने की कोशिश की। आपने देखा भी होगा कई तरह की फ़िल्म हैं, जैसे कि गदर मूवी है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन हुआ, जो बंटवारा हुआ, इसको लेकर के मूवी बनी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, उपन्यास हैं, लघु फिल्म हैं, जो कि पार्टीशन को दर्शाता है, दिखाता है और दिखाता है कि कितनी दर्दनाक ये आज़ादी हमें मिली है। आगे कह रहे हैं, इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। यानी कि बोल रहा है कि आज़ादी सिर्फ ये नहीं था कि आप बस दो देशों को बांट दे रहे हैं और हो गया। आज़ादी का मतलब था कि आप संसाधनों में बंटवारा कर रहे हैं, आप संपदा, देनदारी, परिसंपत्तियों, यानी कि जो भी आपके पास धन दौलत है, जो भी आपके पास संसाधन है, आप उन सब में तो बंटवारा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो दो पड़ोसी, जो कभी बहुत प्यार से, जो बहुत मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे, एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, मतलब मेल मिलाप से रह रहे थे, भाईचारे के साथ रह रहे थे, आपने उनको भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। तो ये जो आज़ादी थी, इसने पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि शत्रु बना दिया था। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। यानी कि कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो आर्थिक रूप से, यानी कि जो बोलते हैं फाइनेंशियल चीज़ें थी और उन्हीं का सिर्फ बंटवारा हुआ, नहीं, इसमें सिर्फ टेबल कुर्सी जो थी उसका बंटवारा हुआ, जो टाइपराइटर, जो कि एक तरह से कह सकते हैं आज का जो प्रिंटर है, उस समय टाइपराइटर हुआ करता था, उसका भी बंटवारा हुआ। जो पुलिस के वाद्य यंत्र हुआ करते थे, जैसे कि आज बहुत आप देख सकते हैं, जानते होंगे कि जो आज पुलिस जो है, प्रशासन जो है, जो अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, उस समय जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उन सभी में भी बंटवारा किया गया। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। बोल रहा है कि अभी तक जो हमने विभाजन देखा था, वो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उसमें हर तरह से कह सकते हैं तो उसमें विभाजन किया गया। चाहे वो विभाजन मतलब सेना के हो, समुदाय का हो, संसाधन का हो, या फिर हम कह सकते हैं कि पड़ोसियों का हो, इसमें हर चीज़ में बंटवारा किया गया। और इसमें करीबन 80 लाख एक ह्यूज नंबर होता है गाइज, और इसमें 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो 80 लाख लोग गए तो एकदम मतलब खुशी खुशी गए होंगे, नहीं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जाने पे राज़ी नहीं थे, वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहें, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। आगे कह रहा है, विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। बोल रहा है 80 लाख लोग तो विस्थापित हो गए, उनमें से जो 5 से 10 लाख लोग थे उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। बोल रहा है कि जो भारतीय नेता थे, यानी कि जो भारत जो एक्चुअल भारत था, उसमें जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि भाई ये द्विराष्ट्र सिद्धांत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मतलब परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसे कॉजेज आए हमारे सामने, ऐसे कारण आए कि हमको इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति को मानना ही पड़ा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
और ये जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? बोल रहा है कि ये जो धर्म के आधार पर विभाजन किया गया, इससे धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान बन गया, मुस्लिमों का राष्ट्र। लेकिन क्या जो भारत था वो हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। बोल रहा है कि एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान में चली तो गई, इसके बावजूद एक ऐसा हमें संख्या मिला, एक ऐसा नंबर मिला जिसमें 12% लोग जो मुसलमान थे वो अभी भी भारत में एग्जिस्ट कर रहे थे 1991 तक। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बोल रहा है कि पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बन गया, उसने धर्म को चुना कि भैया हमारे देश में सिर्फ मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहेंगे और कोई समुदाय नहीं रहेगा। लेकिन भारत के सामने ये चुनौती निकल के आई कि भारत में अभी भी मुसलमान थे और भारत में बहुत और से धर्म जो अल्पसंख्यक थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। भारत उनके साथ क्या करे, ये भारत के सामने यानी भारत के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। आगे कह रहा है, बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पहले से ही कायम था। यानी कि जब बंटवारा हुआ तो जो इतना मतलब चारों तरफ खून खराबा हुआ, चारों तरफ जाने गई, इससे क्या था कि दोनों धर्म में मतलब जो धर्म था अलग अलग, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, इसमें पहले से ही बहुत आक्रोश, क्रोध भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था कि भैया इसने हमारे को इतना क्षति पहुंचाया, जो मुसलमान है उसने हिंदू को क्षति पहुंचाया, जो हिंदू है वो मुसलमान को क्षति पहुंचाया, एक दूसरे का भारी नुकसान किया। तो दोनों समुदायों के बीच एक तरह का तनाव उत्पन्न था कि भैया ना हिंदू मुसलमान को देख सकता था, ना मुसलमान हिंदू को देख सकता था। इसमें यह था कि जो भारत में मुसलमान रह गए हैं उनके साथ हिंदुओं ने मतलब एक तो गुस्सा था ही, ऊपर से गुस्सा था तो उन्होंने सोचा, जो राजनेता थे, कि भाई इन मुसलमानों के साथ यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होगा। आगे कह रहा है, इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। यानी कि बोल रहा है कि ये जो तनाव चल रहा था दो धर्मों के बीच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन धर्मों के बीच ही तनाव चल रहा था, हमारे बीच में जो मतलब राजनीतिक पार्टियां थी इनके बीच भी कंपटीशन चल रहा था। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। औपनिवेशिक भारत बोले तो मतलब जब मतलब जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जब शासनकाल था भारत में, उस समय की बात कर रहा है। औपनिवेशिक भारत में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस काल में मुसलमानों के हित के लिए एक पार्टी निकल के आई थी, मुस्लिम लीग। तो ये जो थी वो मुसलमानों के हित के लिए बात करती थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। यानी कि मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। यानी कि इसी तरीके से कुछ हिंदू संगठन भी थे जो चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। बहरहाल भारत की कौमी सरकार ने अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब कुछ संगठनों के चक्कर में आ करके, कुछ संगठन के मतलब बहलावे में आ करके जो बाकी नेता थे वो मतलब कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं था। बहुत से नेता ऐसे इसके पक्ष में भी थे कि भाई जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं उनके साथ हम क्या करें, क्या हमको उनको मार देना चाहिए या फिर उनको इस देश से निकाल देना चाहिए, हम उसके साथ क्या करें। तो ये भी मतलब वो थे कि भाई जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं हमें उनको समान अवसर देना चाहिए, समान इज्जत देनी चाहिए और उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को
दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। यानी कि वो अब ये नहीं चाहते थे कि एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का वर्चस्व रहे, वो चाहते थे कि सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें, अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। मैंने अभी बताया कि जो हमारे राजनेता थे, जो मानते थे कि सारे धर्मों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, वो ये नहीं चाहते थे कि एक धर्म को हम एक विशेष दर्जा दे दें और दूसरे धर्म को हम इतने पायदान पर ले आएँ कि वो मतलब ऐसा लगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसकी कोई उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आगे कह रहा है, नागरिक की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। बोल रहा है कि नागरिकता जो हम भारत को देंगे, भारत में जो रह रहे लोग हैं उनको जब नागरिकता दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है उसकी जो कसौटी है, उसका जो क्या सकते हैं शर्त है, उसको हम धर्म मान लें, ऐसा नहीं है। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। बोल रहा है कि हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो राजनेता थे, वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष मतलब आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है। बोल रहा है कि हमारे जो नेताओं ने जो ख्वाब देखा था कि भैया भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जहां सारे धर्मों को मानने वाले लोगों को इक्वल अधिकार प्राप्त होंगे, बराबर अधिकार प्राप्त होंगे, कि कोई भी धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, वो सारे धर्म भारत के लिए इक्वली बराबर होंगे और सबको, अगर किसी को कोई अधिकार दिया जाता है तो वो अधिकार सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी होगा। इस पार्ट में गाइज इतना ही। आगे जो हमारे हैं रजवाड़ों का विलय, किस तरीके से जो हमारे रजवाड़े थे, जो क्या कह सकते हैं कि जो 565 हिस्सों में बटे हुए थे, उनका विलय किस तरीके से भारत में हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम इतना ही रहने देते हैं इस पार्ट में, और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में रजवाड़ों का विलय हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे लिए आप लोग का कमेंट बहुत मायने रखता है, और जहाँ मैं आप लोग को लगे कि यहाँ पे कमी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कहाँ और सुधार कर सकती हूँ। और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया है वो भी मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी दोबारा से उसे एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए। और आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मुझे आप ये भी बताइएगा। और तब तक के लिए चलिए इस पार्ट में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।